हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब, होप सब बढ़िया होंगे। तो ये हम लोग लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, जो क्लास 9th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। इसमें जो हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। इससे जो पहले वाला जो लेक्चर 7 था उसमें हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग उसमें देखे थे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ये इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूटन साहब का जो सेकंड नियम था वो क्या कह रहा है। तो न्यूटन का जो सेकंड नियम है, उनका सेकंड नियम को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बाइक है या आपके पास एक कार है जो जिसका बैटरी क्या हो गया कि डाउन हो गया है, ठीक है ना। मतलब उसका जो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब उसको आपको चालू करना है। तो एक चीज हो सकता है कि उसको धक्का मार के ढकेल के चालू किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि गांव घर में ज्यादातर क्या होता है, गाड़ी पड़ पुराना रखता है, उतना तो फैशनेबल होता नहीं है। तो उसका जो बैटरी होता है ज्यादातर क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। किक किक से भी चालू किया जाता है। मान लो कि मोटरसाइकिल में तो किक दे देता है, लेकिन 4 व्हीलर में तो किक रहता नहीं है। तो क्या करता है आदमी ने, उसको धक्का देके क्या करता है, चालू करता है। तो उसको धक्का, मान लो कि कोई यहाँ एक कार है, एक कार हो गया, ठीक है। इसको चालू करना है हमको। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स अप्लाई करना चालू करेंगे, तब तो ये मोशन में आएगा। अभी तो ये रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो इसको मोशन में लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर से कोई व्यक्ति, एक दो व्यक्ति मिलकर क्या करेगा, फोर्स मतलब धक्का, उसको पुश करेगा, ऐसे धक्का देगा। तो धक्का देगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देगा। और मान लीजिए कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जब ये जो गाड़ी है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ अभी इसका टाइम हम लोग क्या मान लेंगे, t=0 से वो धक्का देना स्टार्ट किया। अब कुछ दूर तो धक्का देंगे, तो रोडे पे धक्का देंगे। कुछ दूर रोड पे चलने के बाद जब वो गाड़ी यहाँ आया, कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इसका टाइम भी यहाँ कुछ आ गया। मान लीजिए 5 सेकंड या 10 सेकंड टाइम ले लिया। कितना ले लिया, 10 सेकंड टाइम ले लिया। तो यहाँ आया, यहाँ भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तब यहाँ की गाड़ी क्या हो गया ना कि चालू हो गया। यहाँ के क्या हो गया, गाड़ी चालू हो गया। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ये तो पहली बार जाने कि मूव करवाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो ये गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ दूर चला, मतलब कुछ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कुछ होगा, तो ये डिस्टेंस हम एस मानते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कुछ चला, टाइम 10 सेकंड लिया, तो यहाँ पे पहुंच गया। अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो अब यहाँ पे पहुंच गई गाड़ी, क्या हो गया, चालू हो गया। तो यहाँ का अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करें और यहाँ का अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करें, तो दोनों लीनियर मोमेंटम क्या है, अलग अलग होगा। यहाँ जो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मास तो कुछ होगा, इसका मास m मान लेते हैं, इसका भी मास तो m ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो तो 0 होगा, मतलब इसका जो p होगा, लीनियर मोमेंटम यहाँ 0 होगा, होगा कि नहीं। लेकिन इस कंडीशन में अब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गया है। क्या हो गया, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गया है। जब इसके पास वेलोसिटी आ गया है, तो यहाँ इसका p का वैल्यू कुछ होगा, होगा। मान लो कि यहाँ का वेलोसिटी क्या है, v है। हम लोग को पता नहीं कि v कितना है, v कुछ उसका वैल्यू यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम यहाँ होगा, क्या होगा, m इंटू v हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ का मोमेंटम कुछ है और यहाँ का मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका मोमेंटम में चेंज होता है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना, इस डायग्राम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए मोमेंटम 0 है, यहाँ कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया, मतलब उसका मोमेंटम में चेंज होता है ना चेंज। तो यहीं से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे डिफाइन करता है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कौन सा, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। कह रहा है कि उस बॉडी पे जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स हम लोग जो अप्लाई किए वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब लीनियर मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी। जो एक्सटर्नल हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना, तो
तो यहाँ से हम लोग एक चीज पता चल गया, क्या पता चला ना, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, हो सकता है क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या है कि जो फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम टेकन। रेट है मतलब क्या होगा, टाइम से डिवाइड होगा। तो इसका अगर हम लोग फोर्स इस पे निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इसका चेंज निकालेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका मोमेंटम देख लेंगे, उसमें से यहाँ का मोमेंटम घटा देंगे, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए जितना टाइम लगा है उस टाइम से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को फोर्स अप्लाइड फोर्स नहीं निकल जाएगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ का डिफिनेशन, और ये फॉर्मूला हो गया कि क्या हो गया, यहाँ जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको डिफिनेशन यहाँ से क्या हो गया कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब क्या करते हैं ना, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं ना, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं इसको। तो देखिए यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनेशन हो गया। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू द बॉडी। कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई किए हैं बॉडी पे, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्या है, हमेशा जो डायरेक्शन होगा वो अब जो चेंज होगा, जो लीनियर मोमेंटम का जो चेंज होगा वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये ऑलवेज होगा जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में ऑलवेज इसका डायरेक्शन होगा। तो वही बोला जा रहा है कि द चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये हमेशा चेंज जो अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन, इसको आप लिख लीजिए। तो इससे हम लोग क्या आ रहा है कि लीनियर मोमेंटम का डिफिनेशन भी आ जा रहा है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। क्या जो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग क्या पता चला कि जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लीनियर मोमेंटम का। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के लिए। तो क्या किए थे कि हम लोग अभी डायग्राम क्या देखे थे कि यहाँ पे एक गाड़ी था, ठीक है, इसको धक्का दिए थे तो ये यहाँ आ गया था, ठीक है। इसका जो अभी मान लेते इसका जो अभी का जो वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इसको u से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ इसका फाइनल वेलोसिटी इसको किससे डिनोट करते हैं, तो v से डिनोट करते हैं। इसका मास मान लेते हैं कि m है, तो यहाँ इसका भी मास क्या होगा, m होगा। यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम कितना लगा है, तो t टाइम लगा है। क्या लगा है, t टाइम लगा है। अगर यहाँ का हम लोग लीनियर मोमेंटम निकाले तो हम लोग क्या क्या माने हैं, तो हम लोग माने हैं कि एक गाड़ी है जिसका मास m है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका फाइनल वेलोसिटी v है। ये टाइम t लेता है u से v में जाने के लिए। और इस पे हम क्या करते हैं, तो इसको मूव करवाने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे जिसको हम लोग F से नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए हैं, ये फोर्स को F नाम दे दिए। अब हम लोग को इनिशियल जो यहाँ पे इसका लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे इसका लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका लीनियर मोमेंटम P1 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मास I इंटू वेलोसिटी कितना u है, तो u। अगर यहाँ इसका फाइनल इसका लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करें, P2 कैलकुलेट करें, तो यहाँ क्या होगा, तो मास mv रहेगा। अब वेलोसिटी यहाँ क्या है, v है। मतलब इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम हुआ वो mu हुआ और फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, तो mv हो गया। अब क्या करते हैं ना कि हम लोग को इनिशियल लीनियर मोमेंटम पता चल गया, फाइनल लीनियर मोमेंटम पता चल गया। अब इसका चेंज निकालते हैं। तो अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखेंगे कि इसका यहाँ से जब यहाँ ये जो गाड़ी था यहाँ से यहाँ चल गया तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना से चेंज किया। अगर इस चेंज को निकाले तो चेंज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग निकालते हैं चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, यही ना होगा जी। अब फाइनल कितना है तो देख लीजिए, फाइनल कितना है, तो फाइनल P2 है, मतलब P2 अब माइनस इनिशियल कितना है, तो P1 है, तो P1 यही होगा। अब इसको निकालिए तो P कितना है, mv माइनस mu होगा, mu हुआ। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि m को कॉमन दोनों में से बाहर निकाल देंगे, m को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और v माइनस u कर देते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तो ये हम क्या निकाल दें, द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर इसका हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाल देते हैं तो इसमें क्या कर देते हैं, तो रेट ऐड कर देते हैं, मतलब टाइम से इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तब क्या होता है। तो अब देख लीजिए क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ
अब क्या किए हैं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाल दिए हैं। तो हम लोग को चेंज पहले से निकाले हुए हैं, तो चेंज हम लोग को क्या आ रहा है, तो m इंटू वी माइनस यू। और जब रेट है तो टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, जितना टाइम लिया है उससे टाइम से हम लोग क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप लोग ये देखिएगा, ये वाला देखिए तो कुछ देख के आपको नजर आ रहा है v माइनस ई बाई टी। तो हम लोग इससे जो पहले वाला चैप्टर में पढ़े थे, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, v माइनस ई बाई टी किसका फॉर्मूला होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। तो हम लोग v माइनस ई बाई टी के जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए लिख सकते हैं इसको। मतलब हम लोग को क्या पता चल गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, ma के बराबर है। हम लोग को क्या पता चल गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है किसके बराबर है, ma के बराबर है। और न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग एक चीज और पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, एक चीज और बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है वो ma के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ma के। तो यहां से लिख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या करें, f से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो f इक्वल टू क्या हो जाता है, k इंटू एम इंटू ए। अब ये k क्या हो जाता है, तो k हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ इसको k को हम लोग क्या करते हैं, तो k को जनरली 1 माना जाता है। तो यहाँ से f इक्वल टू जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग को फाइनल फार्मूला आ गया। तो हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ से क्या फार्मूला मिल गया, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। बोल सकते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या दे रहा है, तो एक्सेलरेशन दे रहा है कि नहीं। मतलब जो फोर्स हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और एक्सेलरेशन के। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उतना ज्यादा फोर्स हम लोग को लगाना पड़ेगा ना। तो वही यहाँ हम लोग से पता चल गया कि F इक्वल टू ma होता है। तो क्या क्या पढ़े उसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग पहले इसका डिफिनेशन देखें। तो इसका डिफिनेशन क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो अप्लाई करते हैं ना उसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या बोल दिए कि जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब m इंटू वी माइनस यू बाय टी, इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया था। अब दूसरा जो हम लोग यहाँ क्या किए हैं ना कि इसको कैलकुलेट किए हैं, तो चेंज कैसे निकालेंगे, तो चेंज हम लोग निकाल दिए एम वी माइनस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल किए तो एम वी माइनस एम यू कर दिए। तो इसको यहाँ से हम लोग क्या निकल गया, चेंज निकल गया। अब रेट ऑफ चेंज निकाल दिए तो रेट ऑफ चेंज की क्या निकल गया, तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी निकल गया। अब इसको v माइनस यू बाई टी को हम लोग एक्सेलरेशन जानते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो a से हम लोग क्या कर दिए, इसको रिप्लेस कर दिया, हटा दिए पूरे को। तो क्या हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम लोग को भी मिला हुआ क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, और जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ma के, बोल सकते हैं। तो वही यहाँ किए हैं, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ma के। यहाँ क्या कर रहे हैं, ma के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी जो प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं। हम लोग लिख दिए F इक्वल टू k इंटू ma। अब ये जो k का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 से अगर ma में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो ma ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग को फाइनल फार्मूला आ गया। अब कह रहा है ना कि न्यूटन जो सेकंड लॉ है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन भी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में हम अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ बता रहा है।
चलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ की सहायता से न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग को क्या एक फॉर्मूला मिला है, तो F इक्वल टू मिल गया है मास इनटू एक्सीलरेशन मिला है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास तो मास है, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस u अब बाई टी लिख सकते हैं। अब ये जो t है ना, t को e पर t लेके चला है, तो क्या होता है F इंटू टी इक्वल टू लिख सकते हैं m v माइनस एम यू लिख सकते हैं। ठीक है, एम यू इसको लिख दिए। अब क्या करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या होता है ना कि फोर्स जीरो होता है, मतलब उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग पुट करेंगे, अगर क्या पुट करते हैं, F इक्वल टू अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं, पुट F इक्वल टू जीरो, अगर जब हम लोग F इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ जीरो होगा इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, यही होगा ना। तो जीरो इंटू टी इक्वल टू क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू हो गया जब हम लोग एफ इक्वल टू जीरो रखे। तो अब क्या करते हैं, जीरो में टी से गुना होगा तो जीरो होगा इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, यही ना होगा जी। अब ये जो एम यू हो इसको ई पर टी लेके चलेंगे तो माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा एम यू इक्वल टू एम वी होगा। अब ये एम से ये एम को काट देंगे, मतलब क्या हो गया यू इक्वल टू वी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, अब v क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से प्रूव नहीं हो रहा है, देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो गया। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उस पर फोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, फोर्स हम लोग जीरो लगा रहे हैं, तो वो हमेशा मोशन में जाते रहेगा, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उसका फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है तो फाइनल वेलोसिटी भी 30 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है, जब उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो ये चीज नहीं प्रूव कर रहा है, देखिए तो प्रूव नहीं कर रहा है, ये तो प्रूव ही कर रहा है कि जब हम लोग फोर्स जीरो लगाएंगे, जब तो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, तो जोन स्टेट में जो बॉडी रहेगा उसी स्टेट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन से वो ट्रेवल करते ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ को भी बताता है, फर्स्ट लॉ को भी क्या करता है, प्रूव करता है, ये जो फर्स्ट लॉ है वो सही है। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ का कुछ एप्लीकेशन का। तो डेली लाइफ में इसका बहुत सा एप्लीकेशन है, जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है ना कि बॉल बहुत, उसका जो मोमेंटम होता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा तेज होता है, जिसके कारण से जानते हैं कि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या हो जाता है, तो रेट ऑफ चेंज मतलब जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एम वी माइनस एम यू बाई टी, मतलब जो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा टाइम इंक्रीज करेंगे उतना ही कम फोर्स लगेगा, है ना। जितना ज्यादा टाइम इंक्रीज करेंगे उतना ही क्या होगा, कम फोर्स लगेगा। तो क्या होता है कि जब क्रिकेट मैच होता है तो बहुत स्पीड में उसका मोमेंटम जो बॉल का होता है बहुत तेज होता है। तो क्रिकेटर के देखते होंगे ना, जैसे इसी को मान लीजिए कि तो हल्का है तब ना, अगर इसको पूरा हैवी वेट रहेगा तो इसको ऊपर की ओर करेंगे ना, इसको नीचे की ओर लेके झुकेंगे, अपना हाथ को करेंगे नीचे की ओर, क्या करेंगे, झुकाएंगे। क्यों झुका रहे हैं, ताकि जो ये जो मोशन है, मोशन जो जब रेस्ट में आए तो रेस्ट में आने में उसका जो टाइम है, टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, क्या करें, इसको रेस्ट में लाने के लिए टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। उसी तरह से जब क्रिकेट मैच होता है तो जो बॉलर है देखते हैं कैच करता है ना, तो वो फोर्स जो लगता है मोमेंटम के कारण से कुछ उस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को कम करने के लिए क्या कर देता है, उसको रेस्ट में आने के लिए कुछ टाइम इंक्रीज कर देता है, उसको हाथ को पीछे की ओर लेके जाता है, ताकि वो रेस्ट में कुछ ज्यादा टाइम के बाद जाए, मतलब टाइम ज्यादा ले ले, और टाइम ज्यादा ले लेगा तो जो अप्लाइड फोर्स है वो कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो हाथ पे इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, कम होगा। अब इसका सेकंड हम लोग देखते हैं कि सेकंड इसमें हम लोग क्या एग्जांपल इसका ले सकते हैं, कार में सीट बेल्ट देता है। तो सीट बेल्ट क्यों देता है भाई, क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है ना कि अब तो भाई हाई टेक्नोलॉजी के कार आ गया है, क्या क्या खुल जाता है, कुछ कुछ तो आता है, जब बैलून आगे खुल जाता है का तो उस पर गिरिएगा भी तो एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। तो कार में क्या देता है कि सीट बेल्ट देता है। तो सीट बेल्ट क्या किया जाता है, लगाया जाता है, वो स्ट्रेचेबल होता है, उसमें अगर आप ब्रेक मारिएगा ना तो देखिए आगे की ओर झुकते हैं ना, तो सीट बेल्ट यहाँ से यहाँ लगाता है, वो बॉडी को पीछे की ओर मतलब सीट में चिपका के रखता है, और जो आगे की
मौत ज्यादातर क्यों होता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो मौत क्यों होता है, तो सर है ना, सर उसका जो हैंडल होता है उससे पटकाता है बहुत जोर से पटकाता है, जिसके कारण से सर ही पटका रहा है तो समझ ही रहे हैं कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सीट बेल्ट लगाए रहता है तो बॉडी को तो नीचे की आगे की मूव नहीं करने देगा। एक्सीडेंट में क्या होता है कि उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, एक बार रुक जाता है, मतलब उसमें जो बॉडी होता है उसमें क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, एक बार रुकना चाहेगा तो उसको तो बाहर फेंकना चाहेगा, तो जब बाहर फेंकना चाहेगा तो आगे क्या होता है, तो आगे हैंडल होता है, ठीक है ना, जिससे वो घूमता है, तो वो हैंडल में जाके सीधे माथा टकराता है। तो उस चीज को अवॉइड करने, उस चीज से बचने के लिए सीट बेल्ट दे देता है। वो सीट बेल्ट क्या करता है ना कि जो टाइम है वो टाइम को इंक्रीज कर देता है, वो स्ट्रेचेबल होता है, तो धीरे 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 आके उस पे फटकाएगा, मतलब टाइम टाइम इंक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज हो गया मतलब उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मोमेंटम कम होगा तो उसका इफेक्ट वो भी कम हो जाएगा, मतलब जो फोर्स लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा। तो ये यहाँ जो सीट बेल्ट है वो क्या करता है, बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो ये सीट बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी है, अगर कार एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ कुछ एप्लीकेशन हो गया। ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, जैसे हाई जंपिंग होता है तो नीचे देखते हैं गद्दा लगा दिया जाता होगा, फर्श पे क्या लगा दिया जाता है, गद्दा लगा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि जब उस पर गिरे ना, हाई जंप किया तो गिरे ना, तो जो गद्दा लगाया हुआ है तो उस हमको रेस्ट में जाते जाते क्या होगा, वो गद्दा क्या करता है, टाइम इंक्रीज कर देता है, बहुत धीरे धीरे वो हमको रेस्ट में लेके जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, जो फोर्स होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम बहुत ही कम जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी के। तो टाइम इंक्रीज हो जाता है तो जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, इसलिए उसका इफेक्ट हम लोगों को कम महसूस होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ऐसा देखिएगा तो बहुत सारा एग्जांपल आपको मिल जाएगा, दो तीन आपको हम बता दिए ऐसे ही। तो यही था लेक्चर नंबर 8 जिसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पूरा का पूरा चीज पढ़ लिया। अब जो अगला लेक्चर आने वाला लेक्चर नंबर 9, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो न्यूटन जो एक लास्ट न्यूटन का थर्ड नियम बचा हुआ है, तो जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो हम लोग लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम हो कैसे कंजर्व होता है। फिर उसका क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कैसे उसका कहाँ कहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये देखेंगे। तो अगला जो लेक्चर है वो क्या, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल रात्रि कक्षा में, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, आप ही का चैनल है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और करवाइए अपने दोस्त लोग से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में।